नमस्कार। आज की बात में एक बार फिर स्वागत है और शेरे आजमी के उप संपादक रामप्यारे सिंह, आज की बात उप संपादक रामप्यारे सिंह के साथ। सर, आज की बात में आज का क्या मुद्दा है? आज का मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर जिन्होंने सन 14 में चुनावी घोषणा पत्र में जो कुछ उन्होंने कहा था, फिर 19 में चुनावी घोषणा पत्र में उन्होंने जो कुछ कहा था और क्या उन्होंने किया क्या नहीं किया, इसी मुद्दे पर आज हम अपना मत व्यक्त करेंगे। तो सर्वप्रथम सन 14 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन करके आसीन हुए थे प्रधानमंत्री के पद पर, उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री जब बन जाऊंगा तो कश्मीर से जो विस्थापित कश्मीरी ब्राह्मण हैं, सर्वप्रथम मैं उनको जो है कश्मीर में बसाऊंगा। लेकिन वे आज तक दर की ठोकर खा रहे हैं। आज तक प्रधानमंत्री जी ने उनको कश्मीर में बसा नहीं पाए। दूसरा, उन्होंने कहा था कि मैं देश के नौजवानों के हित में काम करूंगा और 5 करोड़ नौजवानों को रोजी रोटी से जोड़ूंगा, उनको नौकरी दूंगा, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दूंगा, गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी दूंगा। लेकिन वह कुछ ही लाख लोगों को नौकरी दे पाए और रोजी रोजगार से जोड़ पाए। क्योंकि देश में बेरोजगारी की समस्या इतनी ज़्यादा है कि हिंदुस्तान के जितने भी कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं और IITI कॉलेज हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, STS कॉलेज हैं, BTC कॉलेज हैं और BEd कॉलेज हैं, ये जितने भी कॉलेज हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हैं, ग्रेजुएशन वाले कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, ये जितने भी कॉलेज हैं, यह बेरोजगारों की करोड़ों फौज हर साल यह पैदा कर रहे हैं। इतने लड़के बेरोजगार निकल रहे हैं जिनकी कोई कहीं खपत ही नहीं है, क्योंकि माल ही बेकार हैं। जो प्रोडक्शन हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेज ये सारे दे रहे हैं बच्चों की पढ़ाई पर, जो प्रोडक्शन दे रहे हैं बच्चों को, जो पास करके निकाल रहे हैं, उनकी कोई खपत नहीं है, कहीं उनको नौकरी रोजी रोजगार नहीं मिल रही है और वह कुछ तो गलत रास्ते अपना लेते हैं, कुछ बहुत छोटी छोटी दुकानों पर जाके काम कर रहे हैं जिससे कि उनका गुजारा नहीं हो सकता। और उनको जो मोदी जी ने कहा था, मोदी जी उस पर खरे नहीं उतरे और आज नौजवानों में बहुत ही निराशा है, बहुत हताशा है। आखिर वो जाएं तो जाएं कहाँ? विपक्ष में भी कोई ऐसा आदमी दिखाई नहीं दे रहा है, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे मायावती जी हों। इन सबकी सरकार देश के लोगों ने देख लिया और सबसे निराशा ही मिली। कोई परिवारवाद को आगे ले गया, कोई जातवाद को आगे ले गया, कोई टिकट के बंटवारे में दौलत लेकर के टिकट का बंटवारा किया, तो कोई कुछ किया। मैंने देश की जनता, कुछ कहने का मतलब यह है कि देश की जनता ठगी गई, देश की जनता उब गई है कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। राहुल गांधी थे कांग्रेस में सन 14 तक, इतना भयंकर भ्रष्टाचार वो किए कि उनके भ्रष्टाचार से ही उब कर मोदी जी को देश की जनता ने आसीन कर दिया प्रधानमंत्री की कुर्सी पर। तो मोदी जी ने एक नारा दिया था कि हम स्विस बैंक का सारा पैसा, जो भी पैसा हिंदुस्तान का है, वह कई सौ अरबों में है और इतना पैसा है कि अगर वह हिंदुस्तान में हम उसको ला दिए तो प्रति व्यक्ति हम 15-15 लाख रुपया अगर बांटेंगे तो भी सबको मिल जाएगा
और प्रत्येक व्यक्ति को 15-15 लाख रुपया हम दे देंगे, स्विस बैंक से वो पैसा लाएंगे। यह भी उनका आकर्षक नारा था, जिसे प्रभावित होकर के यहाँ की जनता ने, देश की जनता ने उनको आसीन कर दिया। आज स्थिति यह है कि एक भी रुपया वो ला नहीं पाए स्विस बैंक से, अब उसकी चर्चा भी नहीं करते हुए। तो स्थिति यह है कि वह जो बात मोदी जी कहते हैं वो बात करके दिखाते नहीं हैं। अब जनता निराश हो चुकी है उनसे, और जो यह बेरोजगारी बढ़ रही है, इसका अगर समाधान उन्होंने नहीं किया, उन बेरोजगारों को अगर रोजी रोटी से उन्होंने नहीं जोड़ा, तो आने वाले आगामी कुछ वर्षों में या कुछ दिनों में, कुछ महीनों में इस देश में अराजकता फैल जाएगी। जब उनको खाना नहीं मिलेगा, कपड़ा नहीं मिलेगा, तो जिनके घर में खाना बनेगा उनके घर का जाकर खाना लूट करके खाएंगे। और जो आज मोदी जी, योगी जी हैं, भ्रष्टाचार पर काम कर रहे हैं, कुछ माफियाओं का इनकाउंटर कर दे रहे हैं, कुछ माफियाओं की बिल्डिंग गिरा दे रहे हैं, तो इससे तो काम चलेगा नहीं। सबसे बड़े माफिया तो IAS और IPS हैं, बड़े बड़े इंजीनियर हैं, बड़े बड़े ठेकेदार हैं, बड़े बड़े पूंजीपति हैं। अगर उनका सर्वे कराते तो आज जितने भी कबाड़ टाउन हैं या जितने भी हिंदुस्तान के प्रांत के जो ये राजधानियां हैं, उसमें जितनी अट्टालिकाएं बनी हुई हैं, 5 तल्ला, 6 तल्ला, 7 तल्ला, 8 तल्ला, वो सब बड़े बड़े IAS अधिकारियों की हैं, बड़े बड़े नेताओं की हैं, बड़े बड़े IPS नेताओं की, अधिकारियों की हैं, बड़े बड़े इंजीनियरों की हैं, और बड़े बड़े ठेकेदारों की हैं, बड़े बड़े भ्रष्ट इंजीनियरों की हैं, बड़े बड़े अधिकारियों की हैं। तो अगर इसका सर्वे नहीं करेंगे और इनके भवनों को जब्त नहीं करेंगे, तो केवल कुछ माफियाओं के मकान को ढा देने से, गिरा देने से वो देश की जनता में जो भ्रष्टाचार लोगों में फैला हुआ है, वो भ्रष्टाचार का अंत कैसे होगा? केवल 10-20 माफियाओं के, अतीक अहमद के या मुख्तार अंसारी के या कुंटू सिंह के या ऐसे कुछ बड़े नामचीन लोग हैं, 10-20 और होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, इनकी संपत्ति को जब्त कर देने से या इनकी इनकाउंटर कर देने से क्राइम नहीं रुकेगा। क्राइम इसलिए नहीं रुकेगा कि यहाँ देश की जनता, जो भी बेरोजगार नौजुवक हैं, करोड़ों बेरोजगारों की फौज जो तैयार हो रही है, वह रोजी रोटी से नहीं जुड़ेगी, तो वही लड़के आतंकवादी बन जा रहे हैं, वही लड़के अराजकता कर रहे हैं, वही लड़के दादागिरी कर रहे हैं, वही लड़के टीकों पर कब्जा कर रहे हैं, वही लड़के कुल मिला करके वही लड़के अपराध कर रहे हैं। तो अपराध का अंत तो नहीं हो पाएगा अगर उनकी बेरोजगारी नहीं दूर होगी, और जो भी भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं उनके भवनों को सर्वे करके उनको जब्त नहीं किया जाएगा, तो आकंठ लोग जो डूबे हैं भ्रष्टाचार में, आज भी रजिस्ट्री विभाग का हालत देख लीजिए, थानों की हालत देख लीजिए, थानों में केवल पंचायत हो रही है, धनुगाई हो रही है। रजिस्ट्री ऑफिस में 5% रिश्वत खुल्ला ले रहे हैं। सिंचाई विभाग का भी वही हाल, शिक्षा विभाग में DIOS या बेसिक शिक्षा अधिकारी हों, वहाँ भी गजब का भ्रष्टाचार। एक मास्टर के ट्रांसफर में 50-50 हज़ार रुपया, 1-1 लाख रुपया ले रहे हैं और उनको मनचाही जगह पे दे रहे हैं। मास्टर स्कूल में पढ़ाने जाए या न जाए, उनको 10,000 रुपया हर महीना देता रहेगा वैसे शिक्षा अधिकारी को, तो वो पूछेंगे नहीं। मास्टर कहीं जाके कुछ और काम कर रहा है, बच्चों को पढ़ाई नहीं हो रही है। जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं, कहीं भी पढ़ाई नहीं हो रही है, रोज़ कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद हैं, और कुछ चल भी रहे हैं तो उसमें कोई ऐसी पढ़ाई नहीं हो रही है कि जो बच्चे रोजगार से जुड़ सकें। यहाँ के जो ITI कॉलेज है, जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, और भी जो कॉलेज हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हैं, ग्रेजुएशन कॉलेज हैं, वो सब वो क्वालिटी नहीं दे पा रहे हैं जिनकी फर्म में, जिनकी फैक्ट्रियों में ज़रूरत है। इसलिए पढ़ के तो निकल जा रहे हैं, नकल मार के निकल जा रहे हैं, सुविधा शुल्क देकर निकल जा रहे हैं, तो उनकी खपत नहीं हो रही है। जब खपत नहीं हो रही तो अपराधी बन जा रहे हैं, इसलिए क्राइम नहीं कंट्रोल हो पा रहा।
तीसरी चीज़ मुझे कहना यह है कि मोदी जी जो है जब प्रधानमंत्री हुए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं बुलेट ट्रेन बनाऊंगा और स्मार्ट सिटी देश में बनाऊंगा, लेकिन आज तक एक भी बुलेट ट्रेन, शायद कोई बुलेट ट्रेन बना दिए हों, लेकिन आज तक, और बुलेट ट्रेन जो बना भी दिए हैं उनका भाड़ा हवाई जहाज के भाड़ा से भी महंगा है। तो ऐसे ट्रेन को बनाने से क्या फ़ायदा आम जनता को मिलेगा? जनता तो यहाँ की गरीब है। और आज स्थिति यह है कि न स्मार्ट सिटी बना पाए न बुलेट ट्रेन बना पाए, यहाँ भी ये फेल कर गए। तीसरी बात इन्होंने कहा था जिस तरह से ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने मारा था, उसी तरह मैं उसी तर्ज पर एक इंटरव्यू में अपने बोला था उन्होंने, उसी तर्ज पर मैं दाऊद इब्राहिम को मारूंगा। ये फर्स्ट बार जो प्रधानमंत्री होने वाले थे उस समय उन्होंने इंटरव्यू दिया था, लेकिन आज तक उसको पकड़ करके बम्बई तक नहीं ला पाए। मारने की तो बात छोड़ दीजिए, मोदी जी के राज्य में सबसे बड़ी चीज़ है कि इतनी भयंकर महंगाई बढ़ गई है। इतना पेट्रोल और डीजल इनके ज़माने में महंगा हो गया, दालें इतनी महंगी हो गई, सब्जियां इतनी महंगी हो गई, पेट्रोल मिट्टी का तेल तो पूरे देश से ही गायब हो गया, और पेट्रोल और डीजल में कुछ भी नहीं अगर इजाफा हुआ है तो डेढ़ का इजाफा हो गया, रसोई गैस में इजाफा हो गया। आम जन बिल्कुल परेशान है, लोगों की आमदनी तो बढ़ी नहीं। कहते हैं कि हम किसानों की जो है आमदनी दोगुना कर देंगे। मोदी जी तो कभी किसानी की है नहीं, उनको पता नहीं कि जौ गेहूँ में क्या फ़र्क है, जौ गेहूँ का फ़र्क जानते नहीं। और किसान बिल बना रहे हैं, बिल जिसके लिए बना रहे हैं वह बिल स्वीकार नहीं कर रहा है। वह आकर के दिल्ली में लाखों की संख्या में धरना दे रहा है किसान, जिसके फायदे के लिए कहते हैं कि हमने बिल बनाया है, और वह मानने को तैयार नहीं कि हमारा इस बिल से फायदा होगा। वह आकर के दिल्ली में धरने, 1 साल हो गया धरने पर टिके हुए हैं। तो इनके समझ में देश की परिस्थितियों का ज्ञान नहीं है, और यह केवल झूठ साच बहकाने वाली बात ज़्यादा कर रहे हैं, जिसको जनता अब धीरे धीरे समझ गई है। अब जब समझ गई है तो आगामी जो चुनाव होगा उसमें निश्चित रूप से इनका सफाया जनता करेगी। तीसरी चीज़ है कि कोरोना के इन्होंने जब नोटबंदी यहाँ किया था, अचानक इन्होंने कर दिया था नोटबंदी जब अचानक इन्होंने कर दिया था, पहले इनको चाहिए था कि जितनी नोट हमारी है बाजार में है, उतनी नोट जितनी नोट हमारे रिजर्व बैंक में है, उतनी नोट पहले हम छपवा लें। जब वो हमारे पास स्टॉक हो जाएगा उसको हम सारे बैंकों में भिजवा लें, सारे एटीएम में भिजवा लें। इसके बाद अचानक नोटबंदी करते तो देश की जनता को, जो सैकड़ों में कई सैकड़ा देश की जनता मर गई, लड़कियों की शादी पैसे के अभाव में नहीं हो पाई, लोगों का जो बच्चों की पढ़ाई में जो पैसा लगना था वो समय से बैंक से मिला नहीं, पढ़ाई उनकी बाधित हो गई, लड़कियों की शादी बाधित हो गई, लोगों जो मर गए उनकी क्रियाकर्म ठीक से नहीं हो पाया क्योंकि पैसा ही नहीं था, नोट मिलती नहीं थी वहाँ से। इसलिए नोटबंदी भी जो इन्होंने कार्य किया वह बिल्कुल गड़बड़ किया और अचानक किया, बिना सूझबूझ करके किया। इससे भी जनता त्रस्त हो गई पूरे देश की। इन्होंने एक गलती और इन्होंने किया, जब कोरोना शुरुआत थी तभी इनको देश के मजदूरों को, देश के लोगों को इनको आह्वान कर देना चाहिए था। उस समय ट्रेन भी पूरी चल रही थी, बस भी चल रही थी, हवाई जहाज भी चल रही थी। जब 500-600 1000 तक की संख्या थी पूरे देश में कोरोना की, उस टाइम इनको आह्वान कर देना चाहिए था कि जिनको अपने घर जाना है और ट्रेन से चले जाएं, बस से चले जाएं या हवाई जहाज से चले जाएं। उस समय कोई रोक टोक नहीं थी, लेकिन उस समय उन्होंने आह्वान नहीं किया। जब कोरोना पीक पर पहुंच गया, कल कारखाने सब बंद हो गए, रोजी रोटी की समस्या हो गई, तब इन्होंने आह्वान किया कि जिसको घर जाना हो चला जाए
और उस समय ट्रेन भी बंद कर दिया था इन्होंने, जहाज भी बंद कर दिया था, सारी बसों को बंद कर दिया था। लोग बेचारे गरीब पैदल चल दिए, कोई दिल्ली से, कोई मुंबई से, कोई राजस्थान से, कोई मद्रास से, पैदल अपने घरों के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, बिहार के लिए, बंगाल के लिए लोग चल दिए। और कितने तो रास्ते में ही मर गए, कितने बच्चे, कितने बूढ़े, कितने जवान भूख के मारे मर गए, कितने पटरियों पर मर गए। न रेल का साधन था, न बस का साधन था, न ट्रक का साधन था, कोई साधन नहीं था। वो पैदल आ रहे थे, न उनके पास खाने का ठिकाना था, न उनके पास पानी के पीने का ठिकाना था, इसलिए भूख प्यास के मारे मर गए। यह भी इन्होंने जो निर्णय लिया था मोदी जी ने, यह भी बहुत गलत निर्णय लिया था और देश की जनता में हाहाकार मच गया था। अब जो है फिर खुरापात इनको सूझी है, अब कुछ नहीं पा रहे हैं तो कह रहे हैं बैंकों का हम प्राइवेट, बैंकों को प्राइवेट करेंगे। अरे ठीक ठाक बैंक काम कर रहे हैं, लोगों को सुविधा दे रहे हैं, तो अब उनके ऊपर क्यों जो है आप प्राइवेट करने जा रहे हैं? क्या उससे आपको मिलेगा? अभी हाल में ही बैंक 3-4 दिन सारे बैंक हिंदुस्तान के हड़ताल पे चले गए, और इनको क्या मिल रहा है सब खुरापात करने से? मेरे समझ से बाहर है, देश की जनता की समझ से बाहर है कि आखिर ये खुरापात ये क्यों कर रहे हैं। पूरे देश दुनिया में, लंका में, गरीब देश लंका में, पाकिस्तान में, ये जो है नेपाल हमारे बगल में है, वहाँ पर 40-50 रुपया लीटर पेट्रोल और डीजल मिल रहा है, और हिंदुस्तान में उसका दुगने भाव में मिल रहा है। ये कौन से इनके नीति है? इतना वेट लगा दिए उसके ऊपर, इतना टैक्स लगा दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगा दिया और स्टेट गवर्नमेंट ने लगा दिया कि 90 रुपया में पेट्रोल मिल रहा है, 85 रुपया में डीजल मिल रहा है। ये कौन सी नीतियाँ, कौन सी जनता को लाभ दे रहे हैं, ये भी समझ के परे। आज तक पूरी ट्रेन इनकी नहीं चली, सारी ट्रेनें आज भी बंद हैं। जनता परेशान है, गंतव्य स्थान पर उसको जाना है तो नहीं जा पा रहे। कोई इनका दिशा निर्देश ही सही नहीं है। इनकी सोच भी मेरे समझ से परे है, पूरे देश की जनता से परे है कि जो जो चीज़ इन्होंने कहा था वह इन्होंने किया नहीं था। इन्होंने कहा कि अपने चुनाव घोषणा पत्र में उस टाइम इन्होंने कहा था पूरे देश में हम एक तरह की शिक्षा व्यवस्था करेंगे, गरीब का भी लड़का वही शिक्षा पढ़ेगा, वही किताब पढ़ेगा, अमीर का भी लड़का वही शिक्षा पढ़ेगा। पूरे देश में प्राथमिक विद्यालय हैं, लेकिन इनके डीएम के लड़के, इनके एसडीएम के लड़के, इनके अधिकारियों के लड़के उस विद्यालय में नहीं पढ़ेंगे, मिनिस्टरों के लड़के उस पर नहीं पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? प्राइवेट स्कूलों में पढ़ेंगे। जो अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल हैं जिसमें 15,000 20,000 रुपये महीने की फीस है, उसमें पढ़ेंगे। अगर इनके बच्चे इन प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते तो शिक्षा की व्यवस्था जो है, जो मास्टर हैं वो अच्छे से पढ़ाते, हमारे डर के पढ़ाते हैं कि भाई हमारी तो तनख्वाह रुक जाएगी। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का बेटा पढ़ता है, हमारे यहाँ शिक्षा मंत्री का बेटा पढ़ता है, हमारे यहाँ डीएम का बेटा पढ़ता है, लेकिन ये सब व्यवस्था ये कर नहीं पाए। जो इनको बुनियादी व्यवस्था करनी चाहिए वो कर नहीं पा रहे हैं। जनसंख्या कंट्रोल पर कोई कानून ही नहीं बना रहे हैं। हमारे देश में जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश में 15%, हमारे देश में जब देश आज़ाद हुआ तो इस बुनियाद पर आज़ाद हुआ हमारा देश कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की शर्त पर हमारा देश आज़ाद हुआ। उस समय भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। जितने हिंदू भारत में थे उतने, जितने मुसलमान भारत में थे उतने हिंदू पाकिस्तान में थे, लेकिन वहाँ धर्म परिवर्तन करा करके, जबरन हिंदू लड़कियों की शादी करा करके, वहाँ हिंदुओं का कत्लेआम करा के पाकिस्तान में आज जनसंख्या 2% हो गई उनकी, हिंदुओं की, और यहाँ मुसलमानों की संख्या 20-22% हो गई हिंदुस्तान में। ये कौन सा समीकरण है? क्या इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है? इनको इंटरनेशनल मंच पर यह बात नहीं उठानी चाहिए कि क्या कारण रहा है कि सन 47 में, सन 50 में देश आज़ाद हुआ, पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ, 15% आबादी हमारे देश की मुसलमानों की थी और हिंदुओं की 15% आबादी पाकिस्तान में थी। क्या कारण है कि 2% वहाँ बचे और यहाँ जो है 22% हो गए?
इसको तो सोचना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण पर उनका कोई ध्यान नहीं है। हमारे यहाँ हिंदू लड़कियों की शादी 28 में, 27 में, 30 वर्ष में होती है। जब तक कि हिंदू मुसल होती है शादी, और तब तक मुसलमान बच्चियाँ जो हैं उनकी शादी होकर के 10-15 बच्चे वो पैदा कर लेती हैं। जब इनकी शुरुआत होती है हिंदू लड़कियों की शादी की, मुसलमान लड़कियां 15-20 बच्चे पैदा कर देती हैं। आज इनकी आबादी 20-22% है। जिस दिन देश में 30% इनकी आबादी हो जाएगी, इस देश का एक बंटवारा फिर होना असंभव ही है। फिर वो कहेंगे कि नहीं, हमको अब हिंदुस्तान में नहीं रहना, हमको तब पाकिस्तान दूसरा देश बनाना है। ये समस्या खड़ी होती जा रही है। जनसंख्या नियंत्रण पर कोई कानून नहीं है। देश की जनता ने समझा कि मोदी जी आएंगे, पूर्ण बहुमत में आएंगे तो देश में हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। वो भी उन्होंने नहीं किया। आज मुसलमान पूरे दुनिया में जितना मस्ती में हिंदुस्तान में है उतना कहीं नहीं है। हमारे अमेरिका में, हमारे फ्रांस में, श्रीलंका में बुर्का पर प्रतिबंध लगा दिया गया और यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है। यहाँ लव जिहाद कर रहे हैं सब हिंदू लड़कियों के साथ में। यहाँ जैन सुरक्षित नहीं है। यहाँ यहाँ जैन सुरक्षित हैं, सिख सुरक्षित हैं, लेकिन मुस्लिम नेता सब कहते हैं, शबाना आजमी कहते हैं, हामिद अली अंसारी कहते हैं कि देश में मुसलमान ही सुरक्षित नहीं है। देश में 1% आबादी है जैन की, वो तो सुरक्षित हैं, उनको हिंदुओं से कोई डर नहीं है। 2% आबादी सिखों की है, उनको हिंदुओं से कोई डर नहीं है। लेकिन 20% आबादी मुसलमानों की है, उनको बहुत ज़्यादा हिंदुओं से डर है। एक नाटक है। इस नाटक को अगर समय से नहीं समझे मोदी जी तो इस देश का विनाश होना असंभव ही है। तो जनसंख्या कंट्रोल पर इनको नियम बनाना चाहिए। जिस बिरादरी ने इन्होंने दुनिया का सबसे बुद्धिजीवी समाज वकील समाज है, अधिवक्ता समाज है, पत्रकार समाज है। इनके पेंशन की कोई व्यवस्था नहीं इन्होंने किया, इनके जीविका की कोई व्यवस्था नहीं की। इन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ा, पत्रकारों ने भी, वकीलों ने भी अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ा, लेकिन आज उनके न पेंशन के लिए कोई सोचता है, न उनके पत्रकारों के पेंशन के लिए कोई सोचता है कि ये कैसे जिंदा रहें। आज मोदी जी के राज में पत्रकारिता समाप्त होने के कगार में है, क्योंकि प्रिंट मीडिया में कागज़ इतना महंगा इन्होंने कर दिया कि पहले कोटा पर कागज़ मिलता था, सस्ता कागज़ मिलता था, अब इन्होंने उसको महंगा कर दिया। विज्ञापन इनके समय में बिल्कुल नहीं मिल रहा है, जिससे कि जो खर्चे विज्ञापन से चला करते थे वो खर्चे नहीं चल पा रहे हैं। तो मोदी जी हर क्षेत्र में लोगों को परेशान किया है इन्होंने। और आज छोटा सा देश पाकिस्तान, जिसकी ताकत जो है 1/10 भी नहीं है हिंदुस्तान के मुकाबले, वो रोज यहाँ कश्मीर में अटैक करता है। उसके आतंकवादी रोज भेजता है, कभी वो मारे जाते हैं, कभी यहाँ के मिलिट्री को मारते हैं वो। तो इतने बड़े छोटे देश पर आप आक्रमण क्यों नहीं करते? जैसे इंदिरा जी ने आक्रमण करके 2 खंड कर दिया था पाकिस्तान की को 2 खंड करके, और उसकी ताकत को छिन्न भिन्न कर दिया था, और 1 लाख उनके सैनिक समर्पण किए थे हिंदुस्तान की फौज के सामने। तो आज क्यों नहीं मोदी जी आप स्ट्राइक करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं? क्यों सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं? क्यों नहीं अटैक करते, सीधे खत्म क्यों नहीं करते, नस नाबूद क्यों नहीं कर देते उसको? देश की जनता यही चाहती है, तो करते नहीं है। छोटा मोटा अटैक करके, और जब इलेक्शन आ जाता है, कोई किसी प्रांत का इलेक्शन आ जाता है, तो छोटी सी स्ट्राइक करके वोट बजाने का काम करते हैं। ये बड़े चालाकी से वोट चुराने का काम करते हैं। तो मोदी जी का भाई यही सब है। इन्होंने ये भी कहा था, जब प्रधानमंत्री पहली बार हुए थे तो चले गए थे जापान, और जापान जाके खूब नगाड़ा बजाए, और वहाँ से लोगों से कहा कि भाई बनारस में आप लोग आइए, हमारा क्षेत्र है, अब बनारस को क्वेटा बना दीजिए। तो वहाँ से आए तो कहे बनारस अब क्वेटा बन जाएगा, इतने उद्योग धंधे लग जाएंगे, इतने जापानी कंपनियाँ आ जाएंगी कि सभी लोग सुखी हो जाएंगे। आज कुछ भी नहीं हुआ, 1% भी क्वेटा नहीं बन पाया, और उनको शर्म भी नहीं थी। गंगा जी के सफाई का अभियान उन्होंने लिया कि मैं
माँ गंगा ने मुझको बुलाया है, मैं गंगा जी को साफ कर दूंगा, लेकिन आज तक जस की तस गंगा जी है पड़ी हुई है। शायद 2-4% के कुछ सुधार हुआ हो, लेकिन जस का तस गंगा जी पड़ी हुई। जिन जिन मुद्दों को लेकर के चुनाव में आए थे, कोई भी मुद्दा इन्होंने पूरा नहीं किया। पिछले बार जब ये पहली बार प्रधानमंत्री हुए थे, सारे देशों की इन्होंने सभी देशों की करीब करीब यात्रा किया और वहाँ जा कर के एनआरआई लोगों से मिले और वहाँ मीटिंग किया, उनसे कहा भाई हमारे देश में धन लगाइए। उन लोगों ने उस समय तो ताली बजा दिया था, लेकिन आज तक कोई भी एनआरआई हमारे देश में अपना पैसा हमारे देश के ही होकर हमारे देश में कोई उद्योग धंधा या कोई पैसा उन्होंने नहीं लगाया। तो हर मोर्चे पे फेल होते जा रहे हैं और देश की जनता जो है पूरा सिसक रही है। इसलिए मैं आह्वान करूंगा इनका, योगी जी मोदी जी का, कि आप एक रूपता लाइए, एक तरह की शिक्षा और रोजगार पर शिक्षा बनाइए, आबादी पर कंट्रोल करने का नियम बनाइए। मुस्लिम आबादी हिंदू आबादी के रेशियो में दिन दूना रात चौगुना बढ़ रही है, तो आप उस पर कंट्रोल लगाइए, बुर्के पर कंट्रोल लगाइए और रोजी रोटी से देश की जनता को बांधिए, महंगाई पर कंट्रोल करिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इस देश में अराजकता फैल जाएगी, जिसको आप संभाल नहीं सकते और आपकी सत्ता को जनता बदल देने पर आमादा है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय पत्रकार समाज, जय अधिवक्ता समाज।